तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है तथा जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र। यानी मानव में उत्सर्जन तंत्र को हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसको यानी मानव में उत्सर्जन पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उत्सर्जन क्या होता है तथा अन्य जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं उत्सर्जन होता क्या है, ठीक है ना। तो शरीर के अंदर के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहा जाता है। यानी शरीर के अंदर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी सिंपल सी भाषा समझ लीजिए, यानी कोई भी जीव है, ठीक है, चाहे मनुष्य हो या फिर कोई भी जीव हो, उस जीव के शरीर के अंदर ठीक जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, है ना। किसी भी जीव के शरीर में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उत्सर्जन बोलते हैं। अब हम मानिए कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आता है इसको समझ लेते हैं। हम जानते हैं कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर प्रत्येक सेकंड यानी अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं, अभी मनुष्य हम लोग हैं, ठीक है, मतलब मनुष्य के अंदर भी देखेंगे बहुत प्रकार की क्रियाएं हर समय यानी 24 घंटा क्या होती है, चलती रहती है। इन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है। अब इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। यदि शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो यह हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठा हो करके, ठीक है, हम लोग को क्या करेंगे, बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, यानी हम लोग का मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए हमारे अंदर से इन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए हम लोग के शरीर के अंदर एक तंत्र पाया जाता है, इसको बोलेंगे कौन सी, उत्सर्जन तंत्र, जो क्या करता है यानी पूरे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। अभी मानव उत्सर्जन हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं अन्य जंतुओं के अंदर भी उत्सर्जन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं कोई भी जीव है ना, ठीक, कोई भी जीव है वो, ठीक है, उस जीव के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है ना, वो 3 प्रकार से बन सकता है। या तो उस जीव के अंदर कौन सी बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक, या फिर क्या बनेगा, ठीक है, यूरिया बनेगा, या फिर क्या बनेगा, यूरिक अम्ल बनेगा, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लिया अभी हमारे शरीर में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है हमारे शरीर में, बताइए एक अपशिष्ट पदार्थ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए बाहर कैसे निकल रहा है, हमारे फेफड़े के माध्यम से उसको क्या कर दिया जा रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। लेकिन हम क्या करें, यानी नाइट्रोजन के आधार पर, किसके आधार पर, नाइट्रोजन के आधार पर यदि हम क्या करते हैं अपशिष्ट पदार्थों को बांटते हैं ना, तो टोटल 3 प्रकार से बांटेंगे, मुख्य रूप से 3 प्रकार से, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक अभी पढ़ाएंगे कौन सी, अमोनिया, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग यूरिया, तीसरा पढ़ेंगे यूरिक अम्ल। इसके अलावा देखिए क्रिएटिनिन भी होता है, ये भी क्या होता है, एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है। तो हम मुख्य रूप से नाइट्रोजन के आधार पर कितने प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। ये क्या प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के मुख्य रूप से, ठीक है। यानी इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, अमोनिया, दूसरा पढ़ेंगे यूरिया, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, यूरिक अम्ल के बारे में, ठीक है। बताइए हमारे अंदर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ से बन रहा है, कहाँ से इसका उत्पत्ति हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग नाइट्रोजन खा रहे हैं दिनों रात की हमारे अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनता रहेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हम जानते हैं हम लोग जो कुछ भी प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, उस प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है, तो अमीनो अम्ल से होता है, ठीक है। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल का देखिए जो क्रियात्मक समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, NH2। तो देख रहे हैं कि जितना भी प्रोटीन हम लोग खाते हैं उस प्रोटीन में कौन सी NH2, NH2 में कौन सी है, नाइट्रोजन आ गया का। इसका मतलब हम लोग प्रोटीन ग्रहण किए हैं उसमें भी नाइट्रोजन है, ठीक। अब वो देखिए जो नाइट्रोजन है, मतलब जो प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन का कुछ भाग तो हमारे शरीर के विकास और वृद्धि में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ से ऊर्जा भी बन जाता है। लेकिन फालतू में जो प्रोटीन बच जाता है वो का हमारे शरीर से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। उसी को तो बोलेंगे कौन सी, अपशिष्ट पदार्थ। इस तरह से देख रहे हैं हमारे शरीर में बहुत सारे कैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। अब इस नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग,
उत्सर्जन। यदि इसका सही परिभाषा देखा जाए तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, अभी तो मान लीजिए हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को का उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन युक्त नहीं है। ठीक है, हमारे शरीर में तो पसीना भी बन रहा है, पसीना का बताइए उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र में किस अपशिष्ट पदार्थ को पढ़ना पड़ता है? तो नाइट्रोजन युक्त। कौन सा? नाइट्रोजन युक्त। इस नाइट्रोजन युक्त में देख लीजिए, या तो अमोनिया होगा, या तो कौन सी यूरिया होगा, या फिर यूरिक अम्ल। अब देख लेते हैं कि किस जीव के अंदर अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ बनता है, किस जीव के अंदर यूरिया बनता है, किसके अंदर यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यानी जितने भी जलीय जीव होते हैं ना, जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है ना, वो बनता अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। जैसे मान लीजिए हम कह दिए एक जलीय जीव, जैसे कोई भी जलीय जीव मान लीजिए, ठीक है ना, जैसे अमीबा हो गया। क्या हो गया? अमीबा। अमीबा के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, कौन सी बनेगा? वो अमोनिया बनेगा। ठीक है, जैसे टेडपोल हो गया। टेडपोल मतलब समझते हैं, वो जो मेढक का बच्चा होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेडपोल। ठीक है, अब इसको मेढक के बच्चों को टेडपोल इसलिए बोला जाता है, टेडपोल उसे कहते हैं यानी जब किसी भी जीव का मतलब जो बच्चा होता है ना, वो अपने पेरेंट्स की तरह, माता पिता की तरह नहीं दिखता है, उसी को बोलते हैं कौन सी? टेडपोल। जैसे मान लीजिए अभी आपको कह दिए बकरी का बच्चा देखेंगे बकरी की तरह रहेगा, इंसान के बच्चे को देखेंगे इंसान की तरह रहेगा। ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी जीव, ठीक है, गाय के बच्चे को देखेंगे गाय की तरह रहेगा, लेकिन मेढक के बच्चे को देखेंगे ना, मेढक की तरह नहीं दिखता है, वो कैसे दिखेगा? मछली की तरह दिखेगा, जब छोटा सा रहेगा तब। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेडपोल। कहाँ पर रहते हैं? पानी में। इसके अंदर भी जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा ना, वो कौन सी बनेगा? तो अमोनिया बनेगा। ठीक है, और जितनी भी मछलियां सब जलीय जीव है, ठीक है, मछलियों के अंदर कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बनता है? तो यही अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? अच्छा बताइए, अमोनिया का फार्मूला NH3। क्या होता है? NH3। इस NH3 में देख लीजिए नाइट्रोजन है का, इसलिए अमोनिया भी का है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है ना, अब अपशिष्ट नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ में जो अमोनिया है ना, अमोनिया किसके अंदर बनता है? याद रख लीजिएगा, जितने भी जलीय जीव हैं। ठीक है ना, चलिए पहला खत्म हो गया। दूसरा देखिए, अपशिष्ट पदार्थ कौन सी है? यूरिया है। अब यूरिया किसके अंदर बनता है? तो जितने भी उभयचर हैं, उभयचर मतलब जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, उस जीव के अंदर कौन सी अपशिष्ट पदार्थ बनेगा? जिसको बोलते हैं यूरिया। ठीक है ना, इसमें सबसे मेन चीज कौन सी आ जाते हैं? मानव। मानव मतलब हम लोग के अंदर कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बनता है? तो कौन सी बनता है? तो यूरिया बनता है। ठीक है, जितने भी मेढक है, मेढक देखिए टेडपोल रहेगा तो उसके अंदर क्या बनेगा? अमोनिया। लेकिन वो मेढक बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर कौन सी अपशिष्ट पदार्थ बनेगा? यूरिया। ठीक है, जैसे मानव हो गया। ठीक है, मानव से मतलब मानव के वर्ग में, जैसे मान लीजिए मानव जिस वर्ग में है उस वर्ग के सभी जीव जो भी रहेंगे उसके अंदर कौन सी बनेगा? यूरिया बनेगा। ठीक है, जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, गधा हो गया, ठीक है, गाय भैंस बकरी, इस सब के अंदर कौन सी बनेगा? तो यूरिया ही बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप सबको तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए। अब तीसरा कौन सी है अपशिष्ट पदार्थ? जिसको बोलते हैं कौन सी? यूरिक अम्ल। कौन सी है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जानते हैं किसमें बनता है? जितने भी कीट होते हैं, कीट मतलब कीड़े मकोड़े, जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंदर कौन सी बनता है? यूरिक अम्ल। प्लस जितने भी पक्षियां होती हैं, कोई भी पक्षा, ठीक है, तोता मैना कबूतर कौवा सब कुछ, सबके अंदर कौन सी बनेगा? यूरिक अम्ल। ठीक है, और जितने भी सरीसृप वाले जीव होते हैं, सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलते हैं, सांप हो गया, छिपकली हो गया, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, ठीक, इन सब के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूरिक अम्ल। ठीक है, तो देख रहे हैं नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है मुख्य रूप से तीन प्रकार से उसको बांट दिए। कौन सी? अमोनिया, यूरिक अम्ल, सॉरी अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देख लीजिए जो अन्य जंतु होते हैं, अन्य जो भी जंतु होते हैं, जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया, ठीक है, केचुआ हो गया, ठीक है, और मछली हो गई, तिलचट्टा हो गया, झींगा हो गया। अब इनके अंदर जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस अंग के माध्यम से होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ बगल में देखिए लिखे गए हैं विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जन अंग। ठीक है ना, विभिन्न जंतु हैं और मान लीजिए देखिए जंतु लिखे हैं, इस जंतु के अंदर कौन कौन से अंग है जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पढ़े हैं अमोनिया किसके अंदर? अमीबा। अमीबा एक जलीय जीव होता है, जलीय जीव होता है। अब इसके अंदर जो बताइए जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा वो कैसे बाहर निकलता है?
अब बताइए, हम लोग के अंदर तो किडनी है, हम विस्तार से पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी है, किडनी क्या करता है, फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। लेकिन अमीबा इतना छोटा सा एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर थोड़े उत्सर्जन तंत्र पाया जाएगा, उसके अंदर थोड़े किडनी है। अब वो कैसे उत्सर्जन की क्रिया करेगा, ठीक है। तो अमीबा का हम जानते हैं, अमीबा का फिगर कैसे बनता है, अमीबा का फिगर कैसे बना दीजिए, सबसे आसान फिगर इसी का होता है, कैसे खोज दीजिए अमीबा बन जाएगा, ठीक है। अमीबा की केंद्रक हो गया, क्या हो गया, केंद्रक। अब इसके मतलब केंद्रक हो गया, इसी में पाया जाता है, ठीक है, अमीबा के, ठीक है। जो अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना, उसके अंदर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग संकुचनशील धानियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संकुचनशील धानियां, ठीक। इन संकुचनशील धानियों के माध्यम से क्या करता, अमीबा उत्सर्जन की क्रिया करता, ठीक है। यानी देखिए, अमीबा को ऐसे भी बोल सकते हैं, अमीबा का जो उत्सर्जन होता है ना, इसका जो कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली के माध्यम से भी क्या करता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से भी उत्सर्जन करता है, या फिर जो संकुचनशील धानियां हैं उसके माध्यम से भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है। कैसे करता है, ठीक है। संकुचनशील धानियों का काम यही होता है, बताइए, अमीबा कहाँ रहता है, पानी में रहता है। अब पानी में रहता है मतलब इसका जो कोशिका झिल्ली को पार करके बहुत सारा पानी अमीबा के अंदर आ जाता है। अब जितना भी पानी आता है अमीबा के अंदर, तो सब इसी संकुचनशील धानी में क्या होता है, इकट्ठा रहता है। यह संकुचनशील धानी क्या होता है, ठीक है, इसके कोशिका झिल्ली के पास जाकर के क्या होता है, फट जाता है, फट के क्या हो जाता है, फिर पानी बाहर आ जाता है। देख रहे हैं, कोशिका के अंदर, अमीबा के कोशिका के अंदर, मतलब अमीबा के अंदर पानी का संतुलन बना के कौन रखता है, तो ये संकुचनशील धानियां। अब इसी संकुचनशील धानियों में कौन सी अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा रहता है, ये जाकर के कहां पर, इनकी सतह पर, यानी कोशिका झिल्ली के पास जाकर फट जाता है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाता है, कौन सी, जो भी अवशिष्ट पदार्थ रहता है। तो देख रहे हैं, अमीबा के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, उसे संकुचनशील धानी या फिर कोशिका झिल्ली की वजह से निकल रहा है। ऐसा बहुत सारे जीव होते हैं जिनके अंदर से अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, लेकिन उनके अंदर कोई विशेष कौन सी उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ बगल में लिखे हुए, उसको चर्चा कर लिया जाता है। तो देखिए, अमीबा के अंदर आप लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे कैसे उत्सर्जन की क्रिया होती है। अमीबा के अंदर किडनी फेफड़ा नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, वो क्या होता है, उसका झिल्ली के माध्यम से या फिर संकुचनशील धानी के माध्यम से क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जीव लिखे हैं बगल में, उसका अंग लिखे हैं, जैसे अमीबा। अमीबा के अंदर देखिए कोशिका झिल्ली एवं संकुचनशील कौन सी संकुचनशील धानी के माध्यम से क्या करता है, उत्सर्जन कर देता है। फिर दूसरा कौन सी, अस्पंज या फिर हाइड्रा। अस्पंज और हाइड्रा मतलब ई देखिए क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एक जीव होते हैं, इनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, समझ लीजिए। यानी एक कोशिका तो नहीं कर सकते हैं, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके आपस में उत्तक का निर्माण हो जाता है। इनके शरीर में उत्तक तो होते हैं, लेकिन अंग का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे स्पंज हो गया, हाइड्रा होगा, ये कैसे उत्सर्जन करते हैं, तो शरीर की सतह द्वारा, यानी जो भी हाइड्रा आता है ना, ठीक है ना, हाइड्रा के शरीर पे बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। स्पंज होगा, उसके शरीर पे बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, उस छिद्र के माध्यम से क्या कर देगा, ये उत्सर्जन कर देगा, जो भी अवशिष्ट पदार्थ बना रहेगा उसको शरीर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर कौन सी है, चपटी कृमि, जिसको हम लोग फीता कृमि भी बोलते हैं, ठीक है ना। चपटी कृमि में देखिए, उसके अंदर बहुत सारी ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन ज्वाला कोशिकाओं के माध्यम से चपटी कृमि क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है, ठीक है। चलिए, केचुआ, केचुआ देखिए नेफ्रीडिया के माध्यम से क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है, ठीक है ना। केचुआ किसके माध्यम से करता है, नेफ्रीडिया के माध्यम से, ठीक है ना। तिलचट्टा, तिलचट्टा के अंदर देखिए बहुत सारे मलपिघ्नी नलिकाएं पाई जाती है, कौन सी, बहुत सारी मालपिघ्नी, मालपिघियन बोलते हैं, ठीक, बहुत सारी मालपिघियन नलिकाएं पाई जाती हैं। इन मालपिघियन नलिकाओं के माध्यम से तिलचट्टा क्या कर देता है, उत्सर्जन की क्रिया करता है, अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। जितनी भी मछली है, मछली बताया, मछली के अंदर भी कौन सा पाया जाएगा, ब्रिक, ठीक है, यानी मछली भी इसके ब्रिक की सहायता से क्या करेंगे, उत्सर्जन की क्रिया करेंगे। जितने भी उभयचर हैं, ठीक, उभयचर जो क्या करते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, उनके अंदर भी कौन सा होगा, ब्रिक होगा। जितने भी सरीसृप हैं, जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, उनके अंदर भी का ब्रिक के माध्यम से, ठीक। हम लोग भी देखिए इसी में तो आएंगे, मानव भी क्या होता है, उनके अंदर भी ब्रिक होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जितनी भी पक्षियां होती हैं वो भी ब्रिक के माध्यम से क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। चलिए, और जो भी झींगा होता है, झींगा देखिए मछली नहीं है, ऐसा नहीं है कि झींगा मछली, मछली के अंदर ब्रिक, तो झींगा के अंदर ब्रिक रहेगा, नहीं, झींगा मछली नहीं होता, ठीक है। झींगा के अंदर कौन सा अंग पाया जाता है, एक ग्रंथ पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कौन से, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्रंथ। झींगा के अंदर ग्रीन ग्रंथ के माध्यम से उत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है।
उत्सर्जी पदार्थ यानी नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ इसको बोल सकते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के बारे में पढ़ लिए। जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता, अमीबा में हम लोग देख लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जंतु देख लिए, उसके उत्सर्जी अंग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग का मेन हेडिंग आ रहा है कौन सी, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र यानी मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और यह कैसे काम करता है, इसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक ना। हम जानते हैं मनुष्य के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो यूरिया बनता है। अब इस यूरिया को, ठीक ना, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्सर्जन बोलेंगे। अब यह यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है, कहाँ पर होता है, इसको समझेंगे। और ये जो यूरिया है वो हमारे शरीर से किस प्रकार से बाहर निकलेगा, ठीक ना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग का मानव में उत्सर्जन तंत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी मानव में उत्सर्जन तंत्र हम लोग, ठीक ना, मुख्य रूप से वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। वृक्क जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं या फिर गुर्दा बोल लीजिए, ठीक है। यानी मनुष्य के अंदर का जो कौन सी उत्सर्जन तंत्र है उसका मुख्य अंग क्या है, तो वृक्क है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के अंदर, मानव के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है यानी जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, यूरिया बनता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनता है हमारे शरीर में वो क्या बनता है, यूरिया। अब इस यूरिया का निर्माण करता है हम लोग का लीवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं या फिर जिगर बोलते हैं, ठीक है। यकृत बोलिए या फिर क्या बोलिए, लीवर। तो लीवर ही हमारे शरीर में किसका, यूरिया का निर्माण करता है। अब बताइए लीवर जो है यूरिया का निर्माण करके, ठीक है, कहाँ पर मिला देता है, हमारे ब्लड में मिला देता है। अब इस ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करके, छान करके बाहर निकालना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। अब इसको छान करके बाहर निकालेगा कौन, तो करता है किडनी। कौन करता है, तो किडनी। यानी किडनी का काम यही होता है कि हम लोग के ब्लड में जो यूरिया मिला हुआ है उस यूरिया को क्या करता है, फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, यानी जो हम लोग का यकृत यानी लीवर जो है यूरिया का निर्माण कर रहा है, इसी यूरिया से देख रहे हैं क्या, मूत्र का निर्माण हो रहा है, जो उसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। यूरिन के माध्यम से तो यूरिया को बाहर निकालते हैं। अब जो यूरिन है ना, इसका निर्माण होता कहाँ पर है, तो हम लोग के वृक्क में होता है। कहाँ पर होता है, वृक्क। यानी देख लीजिए यूरिया को फिल्टर करके क्या कर दिया, छान करके बाहर निकालेगा कौन, तो वृक्क, ठीक है। यानी इस यूरिन में खाली यूरिया भर नहीं मिला रहता है, यूरिया मिला रहता है, पानी मिला रहता है, ठीक है, तथा अन्य जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ रहता है ना, जो ब्लड में मिला रहता है, उस सबको छान के जब बाहर निकाल दिया जाता है ना, इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, यूरिन यानी मूत्र बोला जाता है, ठीक है। खाली मूत्र में यूरिया बने रहेगा, उसमें पानी भी रहेगा, अन्य हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बना रहेगा, जो ब्लड में मिला रहेगा, वो भी छान करके फिर क्या करता है, किडनी बाहर कर देता है। उन सभी को क्या बोलते हैं, तो यूरिन बोलते हैं, ठीक है। इसका पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 6 होता है। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। इसका निर्माण क्या होगा, तो हम लोग के वृक्क यानी किडनी में होता है, ठीक है। और कभी कभी आप लोग देखोगे, यानी कभी कभी नहीं, नॉर्मली रूप से देखेंगे तो जो मूत्र का रंग होता है, यूरिन का रंग होता है, कैसा होता है, पीला होता है। अभी पीला रंग क्यों होता है, ठीक है, तो उसमें पाया जाता है कौन सी, यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग क्या होता है, पीला। अब यूरोक्रोम बनता कहाँ पर है, कैसे बनता है, इसको समझिए। हम जानते हैं हमारे ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी की संख्या कितना, 50 से 55 लाख लगभग प्रति कौन सी मिलीलीटर क्यू में पाया जाता है, ठीक है, पुरुषों के अंदर। अब इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन बाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मर के कहाँ जाते हैं, या तो प्लीहम जाएंगे या तो कहाँ जाएंगे, लीवर में जाएंगे, वहीं जाकर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हम जानते हैं इस यूरोक्रोम का निर्माण उसी, जब आरबीसी मरते हैं ना, तो उस किसका निर्माण करते हैं, तो यूरोक्रोम का निर्माण, उसमें किसका निर्माण होता है, यूरोक्रोम का निर्माण। अब वह यूरोक्रोम देख लीजिए छान करके कहा यूरिन में मिल जाता है। जब यूरिन में मिल जाता है तो यूरिन का रंग कैसा हो जाता है, पीला, ठीक है। तो बताइए, यानी मनुष्य यानी मानव के यूरिन का रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम। ये कहाँ पर बनता है, आरबीसी में। कौन सी मर जाता है, आरबीसी मर जाएगा, उसमें हीमोग्लोबिन है, उसी से किसका निर्माण हो जाएगा, तो यूरोक्रोम का। कभी कभी देखोगे कि यूरिन गहरा पीला एकदम हो जाता है, बहुत पीला होने लगता है, तो उसका रीजन देख लीजिए, तब यूरोक्रोम नहीं होगा, ठीक है। तो उसका
रीजन हो जाएगा, उसका कारण हो जाएगा यकृत यानी जिसको बोलते हैं लीवर। लीवर में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। जब लीवर में संक्रमण मतलब लीवर में कोनो प्रकार का बीमारी हो गया, ठीक ना, किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, तब पर भी यूरिन का रंग का होने लगता है, पीला होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे यकृत में लीवर के पास यानी ये दो प्रकार का वर्णक का निर्माण करता है, मतलब दो प्रकार के पिगमेंट का बनाने का काम करता है, जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन बोलते हैं, ठीक है। इसी बिलिरुबिन का रंग मतलब इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। जब हमारे लीवर में कौन सी इन्फेक्शन हो जाएगा तो बिलिरुबिन का निर्माण क्या कर देता है, अधिक कर देता है। जब बिलिरुबिन का निर्माण अधिक कर देगा मतलब क्या होने लगता है, पूरा शरीर पीला होने लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक बीमारी हो जाता है, इसको बोलते हैं पीलिया। पूरा शरीर पीला होने लगेगा तो बताइए हम लोग का ब्लड भी क्या होने लगे, सॉरी ब्लड करें, ठीक है, यूरिन यानी मूत्र भी पीले रंग का होने लगेगा, गहरा पीला, ठीक है। ये किसके कारण होता है, जब लीवर में इन्फेक्शन फैल जाता है तब किसकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा लीवर एक पदार्थ और बनाता है जिसको बोलते हैं बिलिवर्डिन, ठीक है ना, लेकिन ये हरे रंग का होता है, ठीक है ना। ये खाली जो पित्तरस होता है ना उसको हरा रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, बिलिवर्डिन। लेकिन बिलिरुबिन क्या कर देता है, ये पीला रंग प्रदान करवाने का कार्य करता है, ठीक है ना। यदि गहरा पीला हो रहा है मतलब यकृत क्या है, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया इसमें, यानी लीवर में कौन सी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिसके वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्या होगा, मूत्र पीला होने लगेगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सी बेसिक चीज हम लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बारे में अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के बारे में, यूरिया का निर्माण करता कौन है, तो हम लोग का यकृत, ठीक है। यूरिन का भी निर्माण कौन करता है, तो वृक्क करता है, ठीक है। अब इस वृक्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यानी वृक्क के बारे में सब कुछ विस्तार से हम लोग समझेंगे। अभी तो देखिए बाहर से वृक्क कैसे देखने में लगता है, अब इसका आंतरिक संरचना देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे उस आंतरिक के भी अंदर जो छोटे छोटे वृक्काणु होते हैं, वृक्क जिससे मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं वृक्काणु, नेफ्रॉन बोलते हैं। उस नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे, कैसे ब्लड फिल्टर होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बस आराम से बने रहिए, ठीक है। देखिए वृक्क के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज जान लीजिए। वृक्क देखिए इसका निर्माण कहाँ से होता है, मध्य जनन स्तर से। ये क्या होता है, मध्य जनन स्तर। जब एक बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसके कोशिका में 3 लेयर बनता है, क्या लेयर बनता है, 3, फिर एक बोलते हैं यानी इंडोडर्म, ठीक, एक बोलते हैं मीजोडर्म, एक बोलते हैं एक्सोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म मतलब मध्य जनन स्तर, ठीक है। तो बीच वाला जो स्तर है ना, इससे किसका निर्माण होता है, तो इसी का, इस वृक्क का निर्माण हुआ, ठीक है। बस इतना समझ जाइए, ठीक है। यानी जो वृक्क का निर्माण हुआ मध्य जनन स्तर से होता है। इसका रंग कैसा होता है, या गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। किस आकार का होता है, सेम के बीच के आकार का होता है। देखिए कैसा है, सेम के बीच के आकार का होता है। इसका औसत वजन जो होता है 120 से 170 ग्राम होता है, औसत, ठीक है। 120 से 170 ग्राम के बीच में ही रहेगा, ठीक है। इसका लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितना है, 5 से 7 सेंटीमीटर होता है, और मोटाई कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये सब देखिए फैक्ट है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें तो कुछ समझा नहीं सकते हम, ठीक है। जो समझाने वाला रहता है उसे देखिए हम बोल के समझा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख करके इसलिए लाए ताकि आप लोग लिखने में टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। इसलिए तो याद कर लीजिएगा, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है याद करेंगे कि नहीं याद रहेगा तब फिर काम चल जाएगा, ठीक। अब देखिए आपके सामने एक देखिए कौन सी दिखाई दे रहा होगा, वृक्क, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, किडनी। किडनी बोलिए, वृक्क बोलिए, गुर्दा बोलिए, सब एक ही चीज है, ठीक है। इसका मेन काम होता है ब्लड में से जो भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, या फिर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, उसको छान करके क्या कर देगा, बाहर करेगा। अब देखिए कैसे करता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वृक्क की संख्या क्या होती है हमारे शरीर में, 2 होती है, ठीक। इसमें से जो दायां वाला वृक्क होता है ना, बाएं वाले से थोड़ा सा नीचे होता है। दायां वाला नीचे होता है, बाएं वाला थोड़ा सा होता है ऊपर, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि दाहिने तरफ देखेंगे यहीं पर लीवर होता है। ये लीवर क्या कर देता है, किडनी को थोड़ा सा दाब देता है, इसलिए थोड़ा सा किडनी कहाँ होता है, नीचे होता है। दायां वाला नीचे होता है और बायां वाला थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा इस साइड में, थोड़ा सा पीछे की साइड में, जो कशेरुकदंड होता है, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के पास में यहाँ पर यह क्या होता है, स्थित होता है। दाहिने वाला थोड़ा सा नीचे होता है, बायां वाला थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक ना। चलिए इतना बेसिक चीज हम लोग सीख लिया। दायां वाला क्या होगा, थोड़ा सा नीचे, बायां वाला थोड़ा सा होगा ऊपर होगा। अब देख लीजिए इस वृक्क के ऊपर एक छोटे छोटे ग्रंथ पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग अधवृक्क ग्रंथ। क्या बोलते हैं, अधवृक्क ग्रंथ। अब इस ग्रंथ के बारे में तुम लोग यहाँ चर्चा करेंगे नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें ग्रंथ पूरे अंतःस्रावी ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे, तो हम इसको भी चर्चा कर लेंगे। तो
यहाँ हम लोग खाली किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यानी वृक्क के ऊपर देखिए छोटे छोटे ग्रंथ पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथ, ठीक है। ये इतना अभी यहाँ पर हम लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। इसका नाम समझ लीजिए, कौन सी खाली अधिवृक्क ग्रंथ, दोनों किडनी के ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है। देखिए दायां वाला वृक्क है कौन सा, बायां वाला। देखिए इसका आकार कैसा है, सेम के आकार का। इसका रंग कैसा होगा, गहरे भूरे, देखिए यहाँ लिखा है ना, गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए, यानी इस है जो दोनों वृक्क हैं, इसमें देखिए दो मोटी मोटी नसें निकली हुई हैं, का आई हुई हैं, का एक ठोरे को बोलते हैं हम लोग रीनल धमनी, क्या बोलते हैं ठोरे को, रीनल धमनी। एक ठोरे को बोलते हैं रीनल सिरा। देखिए जो थोड़ा कलर किए हाईलाइट किए हैं वो रीनल सिरा है, जो देखिए हाईलाइट नहीं किए वो कौन से, रीनल धमनी। और धमनी में कैसा खून बहता है, शुद्ध खून बहता है। इसमें से आएगा कौन खून, शुद्ध खून। शुद्ध खून का मतलब ये नहीं कि उसमें यूरिया नहीं रहेगा, ठीक ना, उसमें अवशिष्ट पदार्थ नहीं रहेगा। शुद्ध खून का मतलब ये होता है, आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध खून। और जो रीनल सीरा है, सीरा में कैसा खून बहता, अशुद्ध खून। इसका मतलब नहीं उसमें यूरिया भरा हुआ था शुद्ध बोले, नहीं, उसमें कौन की चीज मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध। ये बताइए शुद्ध अशुद्ध करने का काम कौन करता है, फेफड़ा, लेकिन ब्लड को फिल्टर छानने का काम कौन करेगा, तो ये कौन है, इसको बोलते हैं किडनी, ठीक ना। चलिए शुद्ध मत और अशुद्ध का मतलब मत सोचिएगा उसमें यूरिया मिला, उसमें यूरिया नहीं मिला, नहीं, वो सब नहीं होता, ठीक। ऑक्सीजन मिला रहेगा शुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा तो अशुद्ध, ठीक। देखिए जो रीनल धमनी है, इसमें से कैसा खून आएगा, शुद्ध खून, इसमें भी गया और इसमें भी गया। वो शुद्ध खून में देखिए यूरिया है ही, यूरिया है ही। अब इस यूरिया का क्या होता है, इसमें फिल्टर होता है, यूरिया का क्या होता है, छाना जाता है, किसके द्वारा, इस वृक्क के द्वारा यूरिया का क्या होगा, फिल्टर। अब इस यूरिया का जब फिल्टर हो जाएगा ना, यूरिया का फिल्टर हो करके अब कैसे होगा तो उसको आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यूरिया का फिल्टर हो करके यहाँ से देखिए इकट्ठा होकर के यहाँ से नली निकली रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, मूत्रवाहिनी बोलते हैं। अब इस मूत्रवाहिनी से होते 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 आ जाता है कहाँ पर, यहाँ पर एक खाली स्थान होता है जिसको बोलते हैं कौन से, मूत्राशय बोलते हैं। अब इस मूत्राशय में कुछ समय तक इकट्ठा होता है, जब तक आप लोग की कैपेसिटी होती है तब तक इकट्ठा होता है, ठीक है। जितना जितना हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है, जितना इकट्ठा कर सकते हैं उतना क्या होगा, यहाँ पर इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा रास्ता निकला रहता है, जिसको बोलते हैं कौन सी, मूत्र मार्ग। इस मूत्र मार्ग के माध्यम से इसको क्या कर दिया जाता है, यूरिन को बाहर निकाल लिया जाता है। नहीं देख रहे हैं पूरा का पूरा यूरिया का हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र के टोटल कितने, उत्सर्जन तंत्र के टोटल कितने भाग हो गए, एक तो कौन सी हो गया, वृक्क हो गया, दूसरा कौन सी हो गया है, मूत्रवाहिनी हो गया, तीसरा मूत्राशय हो गया, चौथा मूत्रमार्ग, ठीक। तो उत्सर्जन तंत्र के टोटल 4 अंग होते हैं, 4 भाग होते हैं। एक वृक्क हो गया सबसे मेन वाला है, ठीक, फिर मूत्रवाहिनी हो गया, फिर मूत्राशय हो गया, फिर मूत्र मार्ग हो गया, ठीक। देखिए हम इन सब के बारे में यहाँ विस्तार से लिखे नहीं, आप लोग चाहेंगे तो इसका नोट हम दे देंगे हम, ठीक है, पूरा लिखा हुआ अच्छे से नोट मिल जाएगा, बस समझने की कोशिश करिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए अब इसका काम क्या होता है, इसको आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, बस इतना समझिए। अभी इसमें से दोनों कौन से, रीनल धमनी में खून आया, इसमें से फिल्टर हुआ, फिल्टर हो करके मतलब जो भी यूरिया था बाहर निकल करके इसे कहाँ पर आ गया, मूत्राशय में आ गया। अच्छा यहाँ पर जब ब्लड फिल्टर हो गया होगा, अवशिष्ट पदार्थ मेरा चला गया, लेकिन जब खून अब जो मेरा है आया वो है थोड़ी जाएगा, धमनी से आया है, अब किस रास्ते जाएगा, सीरा के रास्ते। देखिए रीनल सीरा के रास्ते, फिर इसे रीनल सीरा के रास्ते निकल जाएगा कहाँ, ये रीनल सीरा जाकर के दे देगा कौन, महासीरा को, महासीरा दे देगा किसको, हृदय को, हृदय में जाकर के फिर पंप करके फिर पूरे शरीर में चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो देख रहे हैं रीनल धमनी के माध्यम से दोनों कौन सी, दोनों किडनी में खून आया, यहाँ पर उसका फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद देखिए अवशिष्ट तो नीचे आ गया, लेकिन जो फिल्टर होने के बाद जो खून बचा है फिर रीनल सीरा के माध्यम से वापस चला गया, ठीक है ना। इस तरह से देख रहे हैं ब्लड का किडनी में फिल्टर होता है। अब कैसे फिल्टर होता आगे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस किडनी है कौन सी, बायां वाला किडनी है, ठीक, बायां वाला वृक्क है कौन सी है, दायां वाला वृक्क है, ठीक। अब इस वृक्क में देखिए है, देखिए थोड़ा सा धंसा हुआ भाग है का, वृक्क का है तो है जो सिरा धंसा हुआ, शुरुआती सिरा जो दोनों धंसा हुआ सिरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं, इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, हाइलम, क्या बोला जाता है, हाइलम, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो धंसा हुआ भाग है वृक्क का उसको क्या बोलते हैं, हाइलम, इधर वाला भी क्या हो जाएगा, हाइलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो देख लीजिए हम लोग वृक्क को, खाली वृक्क की बाह्य संरचना है, वृक्क को बाहर से देखेंगे तो
तो ऐसे दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी पूछ देता है वृक्क की आंतरिक संरचना बताइए, वृक्क की आंतरिक संरचना, ठीक ना। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे वृक्काणु। वृक्काणु क्या होता है, इसका मतलब यानी जो है वृक्क है ना, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, ठीक। लगभग 10 से 12 लाख कोशिकाएं छोटी छोटी रहती हैं, जिसको बोलते हैं वृक्काणु बोलते हैं या फिर नेफ्रॉन बोलते हैं। अब इस नेफ्रॉन के अंदर ही कौन सी होता है, इस नेफ्रॉन के अंदर ही फिल्टर होता है ब्लड, किडनी के अंदर नहीं, किडनी के अंदर कौन सी है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। अब कैसे फिल्टर करता है आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको मिटा करके कि वृक्क की आंतरिक संरचना। तो चलिए हम लोग अब वृक्क की आंतरिक संरचना को समझ लेते हैं कि वृक्क की आंतरिक संरचना किस प्रकार से दिखता है, ठीक है। देख लीजिए आपके सामने वृक्क का एक संरचना बना हुआ है, कैसा है, आंतरिक संरचना। मतलब वृक्क को सीधे अनुलंब काट मतलब कर दिया जाए, उसका वृक्क को सीधा काट दिया जाए, काट करके दो भागों में बांट दिया जाए, ठीक है। तो वृक्क अंदर से कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। देखिए यह वृक्क की कैसी संरचना, तो आंतरिक संरचना। यदि वृक्क की आंतरिक संरचना को देखा जाए तो वृक्क के दो भाग दिखाई देते हैं, एक बाहरी वाला भाग दिखाई देगा और एक आंतरिक वाला भाग दिखाई देगा, ठीक है ना। तो बाहरी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और वृक्क के आंतरिक वाले भाग को, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कौन सी, मेडुला, ठीक है। वृक्क के बाहरी भाग को बोलते हैं हम लोग कार्टेक्स, ठीक है। वृक्क के आंतरिक वाले भाग को बोलते हैं हम लोग मेडुला। बाहरी वाला भाग हल्के बैंगनी रंग का होता है, ठीक है, लेकिन जो आंतरिक वाला भाग होता है ना, एकदम गहरे रंग का होता है, ठीक है ना। तो वृक्क के आंतरिक भाग को कितनी, मतलब आंतरिक भाग की संरचना जब देखें हम लोग वृक्क के, उसके कितने भाग हो गए, दो भाग। एक को बोलेंगे कॉर्टेक्स और दूसरे वाले को बोलेंगे कौन सी, मेडुला बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा नाम भी लिखा रहता है, कार्टेक्स को बलकुट लिखा रहेगा, बलकुट, ठीक है ना, और मेडुला के लिखा रहता है मध्यांश, ठीक है। तब पर भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो वृक्क के आंतरिक संरचना देखें तो उसके क्या भाग हो गए, दो भाग हो गए। अब देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस वृक्क के चारों तरफ देखेंगे एक परत पाया जा रहा है, एक लेयर पाया जा रहा है, ठीक है ना, एक झिल्ली समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। इसका काम क्या होगा, बस वही वृक्क क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है वृक्क को, ठीक है। इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है। अब देखिए वृक्क के जो आंतरिक संरचना है, मतलब अंदर वाले भाग, जिसको हम लोग मेडुला बोलते हैं, इसमें देखिए बहुत सारे पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, पिरामिड के आकार की संरचना दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग रीनल पिरामिड। रीनल मतलब होता है वृक्क, ठीक है। वृक्क के अंदर जो पिरामिड की तरह संरचना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग रीनल पिरामिड। अब इस रीनल पिरामिड के अंदर बहुत सारे कौन सी रहते हैं, नेफ्रॉन रहते हैं, छोटे छोटे कौन सी, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं रहती है। इन कोशिकाओं का नाम होता है कौन सी, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। इसी नेफ्रॉन द्वारा क्या होता है, ब्लड का फिल्टर किया जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। बहुत सारे छोटे छोटे क्या रहते हैं, इसमें नेफ्रॉन रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन्स बोल लीजिए या फिर वृक्काणु बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इस मतलब कहाँ वृक्क में देखिए दो ठोरा नस जाती है ना, ठीक। एक क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल कौन सी है, सीरा है, एक कौन सी, रीनल धमनी। जो रीनल धमनी जाएगी तो शुद्ध खून लेके जाएगी, ठीक। ब्लड का इसमें क्या होगा, फिल्टर होगा। इन सब में छोटे छोटे जो कौन सी है, देखिए रीनल पिरामिड दिख रहे हैं, इसके अंदर कौन सी है, नेफ्रॉन। इन सब में कौन सी होगा इसका, ठीक है, फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद फिर ब्लड देखिए इधर से आएगा कहाँ, रीनल सीरा के माध्यम से चल जाएगा महासीरा में। लेकिन अब बताइए जब फिल्टर हो करके सब देखिए जितनी भी अशुद्धियां रहेंगी, यूरिया रहेगा, उसको छान करके यहाँ पर इकट्ठा करके, लेकिन यहाँ से एक नली निकली है, मोटी सी नली निकली है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूत्र नली बोलते हैं, ठीक है। मूत्र नली बोलते हैं या फिर मूत्र मार्ग बोलते हैं। ये आगे जा कहाँ चले जाता है, मूत्राशय चल जाएगा, वहां से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए ये कौन सी होगा, मूत्र नली। अब देखिए जो बीच वाला खाली स्थान है ना, जहाँ पर सभी देख लीजिए, सभी पिरामिड आपस में आकर के मिल रहे हैं बीच वाले भाग को, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पेल्विस। तथा ध्यान से देखिएगा, जहां है देखिए दोनों पिरामिड आपस में जुट रहे हैं, जहां एक दूसरे से जुट रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। जहां दोनों पिरामिड आपस में जुटते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा वृक्क के कौन सी, आंतरिक संरचना, ठीक है। इसका फिगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी वृक्क का आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करने के लिए पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो फिगर आप लोग को किताब में भी मिल जाएगा या फिर यही वाला देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको बना करके तैयार कर लीजिएगा। अब इस वृक्क के अंदर ब्लड का फिल्टर कैसे होता है
उसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन यानी वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उस नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है तथा वो कैसे ब्लड को फिल्टर करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना कैसे बनता है और ये किस प्रकार से काम करता है, यह किस प्रकार से ब्लड को फिल्टर करता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं ठीक है कोई भी वृक्क है, जो वृक्क होता है वह किससे बना होता है, तो नेफ्रॉन से, यानी वृक्क जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। अब इसी वृक्काणु के माध्यम से ब्लड का क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, यानी इस वृक्काणु को हम लोग बोलते हैं वृक्क का क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वृक्क का रचना इसी वृक्काणु से हुआ है तथा यही वृक्क के अंदर कार्य भी कर रहा है, इसलिए क्रियात्मक और रचना इसी से हुआ, इसलिए रचनात्मक। तो वृक्क का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। ठीक है, अब यही वृक्काणु हम लोग के वृक्क यानी किडनी के अंदर जो है ब्लड का फिल्टर करने का काम करता है, यानी यही क्या करता है, ब्लड में से यूरिया को अलग कर देता है, यानी यही मूत्र का निर्माण करता है। अभी मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, के चरण में होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कौन सा होगा, प्रानिसेंदन जिसको बोलते हैं, दूसरा चयनात्मक पुनर्अवशोषण होता है, तीसरा श्रावण होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं वृक्क की संरचना, देखिए कैसे बना हुआ। देखिए बहुत आसान फिगर हम आपको बना करके यहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, आप लोग किताब में देखेंगे, आप लोग किताब में तो उसमें बहुत जटिल फिगर आप लोग को दिखाई देगा, बहुत कठिन फिगर हो सकता है आपको बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो, लेकिन सबसे आसान फिगर ऐसा बना करके आप लोग पेपर में आएंगे तब पर नंबर मिल जाएगा। इसमें देखिए कुछ छूटा नहीं है ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा हम आसानी तरीके से इसको बना दिए। आप लोग जैसे बनाइएगा चाहे किताब वाला देख करके बना लीजिएगा। ठीक, अब देख लीजिए इसमें क्या होता है। इसमें मान लीजिए वृक्क के अंदर ब्लड गया, वृक्क के अंदर ब्लड गया किसके माध्यम से, रीनल धमनी के माध्यम से। ठीक है, अब अंदर देखे तो बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड थे, उस पिरामिड के अंदर कौन सी है, वृक्काणु है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए एक पतली सी नली जाती है एक वृक्काणु में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिवाही धमनी बोले हैं, तो अभिवाही धमनिका बोल दीजिए, अभिवाही धमनी। अब यहाँ से ब्लड गया, देखिए अभी नली मोटी है लेकिन यह आगे चल करके देखिए बहुत पतली 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 केशिकाओं में बट जाता है, कोशिकाओं में केशिकाओं पतली पतली नसों में बट जाता है। ठीक है, मोटी सी नस है, आगे चल के पतली पतली नसों में बट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्लड जब जाएगा इसके अंदर, यहाँ तो ब्लड आसानी से चला जाएगा, लेकिन ज्यों ही यहाँ पर ब्लड पहुंचेगा ना, अब यहाँ पर देखिए रास्ता पतला हो गया, कहा बहुत पतला पतला, बहुत ज्यादा रास्ता हो गया, वो भी पतला पतला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ब्लड अच्छे से बह नहीं पाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगने लगता है। कौन सी प्रेशर, यानी देखिए यहाँ से ब्लड जा रहा, रास्ता पतला हो गया, प्रेशर मारेगा नहीं मारेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर जब उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यहाँ से ब्लड का फिल्टर होने लगता है, ब्लड का होने लगता है, फिल्टर होने लगता है। अभी देखिए जो ब्लड का फिल्टर होता है ना, यहाँ पर देखिए एक प्यालेनुमा संरचना है, कौन सी, एक प्यालेनुमा संरचना, इसको बोलते हैं हम लोग बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं। ठीक है, और है देखिए जो पतली पतली नसों का एक गुच्छा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं केशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसको चाहे ग्लोमेरुलस बोल लीजिए या फिर कुछ बोलिए केशिका गुच्छ, एक एक करके एक नाम देख लीजिए, याद करते चल जाएगा। अभी इतना याद नाम है ना, अभी इसको कैसे याद कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग दो चीज समझे भी, एक अभिवाही नलिका, कौन सी, अभिवाही धमनी बोल दीजिए, अभिवाही धमनी, आगे चल के देखिए बहुत पतली पतली नसों में टूट गया, जिसको हम क्या बोले, केशिका गुच्छ। क्या बोले, केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ के चारों ओर देखिए प्यालेनुमा संरचना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। अब देखिए यहाँ पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर उत्पन्न होगा ना, ब्लड इसमें आएगा तो इसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रेशर उत्पन्न होगा। जब प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ से ब्लड का हो जाएगा, फिल्टर होने लगेगा, ब्लड में से जो कुछ भी है छन करके बाहर आने लगेगा, छन करके जब बाहर आने लगेगा तो किसमें आएगा, बोमेन संपुट। अब बोमेन संपुट में से देखिए एक नली निकली हुई है, यहाँ से देखिए इसे नली गई है यहाँ तक। ठीक है, इस नली देखिए जो नली निकला हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे, कुंडलित नलिका। देखिए बहुत सारा ऐसे कुंडलित रहता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, देखिए हम थोड़ा सा आसानी से बना दिए, इसको क्या बोलते हैं, कुंडलित नलिका। लेकिन अच्छा बताइए बोमेन संपुट के हाई नलिका पास में है का, है इतना भाग कौन सी है, पास में है, हाई वाला देखिए दूर में है का, है पास में है का, है दूर है, जब पास में, इसलिए इसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका।
समीप में मतलब क्या होता है, पास, है ना। हाई वाला जो भाग है इसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका, हाई वाले को क्या बोल देंगे हम लोग, दूरस्थ कुंडलित नलिका। दो चीज हो गया, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा बताइए यह नलिका यहाँ जाकर के देखिए यू आकार का बना हुआ है का, इसको हम लोग बोलते हैं हेनले का लूप। जो यू आकार का संरचना दिखाई दे रहा इसको बोलते हैं हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। हेनले का क्या बोलते हैं, इसको लूप बोलते हैं। अच्छा ध्यान से देखिएगा। अब बताइए अविवाहित धमनिका जो था आगे चल के देखिए बहुत केशिकाओं में टूट गया था, फिर आपस में जुट करके कौन सी बना दिया, अपवाही धमनी। कौन सी, अपवाही धमनिका। भाई अभिवाही इसमें ब्लड जा रहा था, ठीक है, यहाँ से निकल रहा इसलिए इसको क्या बोला है, अपवाही। अब यह अपवाही जो धमनिका है ना, पतली पतली नसों में, ठीक है, विभक्त होकर पतली नसों में बदल करके, यही जो अभिवाही धमनिका है ना, यही देखिए एक जाल के रूप में, केशिका के जाल के रूप में इसे देखिए इस कुंडलित नलिका के चारों तरफ इसे देखिए घेर लेता है। ऐसे क्या कर लेता है, घेर लेता है। अभी क्यों घेर लेता इसको समझिए, यानी यहाँ से जब ब्लड का फिल्टर हुआ था ना, ब्लड में से जो भी कौन सी यूरिया था छन के बाहर आया था ना, तो उसके साथ साथ यूरिया के साथ साथ देख लीजिए प्रोटीन भी छन गया था, विटामिन भी छन गया था, ग्लूकोज भी छन गया था, वसा भी छन गया था, जितना भी मिनरल था वो भी छन गया था, जो भी पोषक पदार्थ है ना सब के सब इसमें छन के चला जाता। लेकिन हमको बताइए खाली यूरिया को छान के निकालना ना, जो अपशिष्ट पदार्थ है, बाकी तो शरीर में ही रहना चाहिए। ये तो इससे क्या होगा, जितने भी ग्लूकोज प्रोटीन विटामिन सब तो छन के बाहर ही आ जाएगा, इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होगा। इसलिए हाई जो देखिए हाई वाला जो अविवाहित धमनिका है, देखिए यहाँ केशिका जाल के रूप में चारों तरफ फैला हुआ है ना, ये क्या करता है, यहाँ जो भी प्रोटीन वसा विटामिन छन के आया ना, फिर से क्या कर लेता है, इनको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके फिर कहाँ चला जाता है, रीनल सीरम के माध्यम से ब्लड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। इस तरह से इसमें बचेगा खाली कौन सी, इसमें बचेगा खाली यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ। अभी अन्य अपशिष्ट पदार्थ ऐसा होते 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 इधर से देखिए यहाँ से एक मोटी सी नली है, इस मोटी सी नली को बोलते हैं हम लोग संग्राहक नलिका, जो क्या करता है इस यूरिया को जाकर के इकट्ठा करता है। यह संग्राहक नलिका आगे चल के मूत्र वाहिनी में मिल जाता, वो जाके मूत्राशय मिल जाता, वहां पर जाकर के मूत्र यानी कौन सी यूरिन इकट्ठा होने लगता। इस तरह से देख रहे हैं एक नेफ्रॉन, तो एक नेफ्रॉन है, हमारे वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, सबका काम यह रहता है, ठीक है। सब इस तरह से ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, दिन भर ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं। इस तरह से हमारे ब्लड का फिल्टर होते रहता है, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर से अविवाही धमनी, ठीक है, बहुत सारी पतली पतली केशिकाओं में टूट गया, इसलिए इसको बोले कुछ केशिका गुच्छ, यानी कि प्यालेनुमा संरचना, इसको क्या बोले, वुमेन संपुट, ठीक, वुमेन संपुट। यहाँ से जो कुंडलित नलिका निकला इसको बोलते हैं कौन सी, कुंडलित नलिका। लेकिन है पास में है इसको बोलेंगे कौन सी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। है दूर में आने वाला भाग तो दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। इधर जो अपवाही धमनिका है देखिए इसी कुंडलित नलिका के चारों ओर देखिए एक जाल बना ले रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केशिका जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केशिका जाल। अब एक चीज और समझिए, जो हेनले का लूप है, ये जो यू आकार का संरचना बना है, इसको क्या बोलते हैं, हेनले का लूप। हेनले के लूप में देखिए हाई वाली जो भुजा नीचे की ओर जा रहा है जो लूप, उसको बोलते हैं अवरोही भुजा। क्या बोलेंगे, अवरोही भुजा। जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, आरोही। आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब बढ़ते। लेकिन नीचे की ओर आ रहा है हेनले का लूप, इसको क्या बोलेंगे, अवरोही भुजा। यानी हेनले लूप का अवरोही भुजा, हेनले लूप का अवरोही, सॉरी हेनले लूप का अवरोही, नीचे अवरोही, ऊपर है तो आरोही भुजा, ठीक है। एक चीज देखिए जो केशिका जाल है वो भी यहाँ युग की तरह दिखाई दे रहा है। कहाँ, इस युग तरह की जो संरचना बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं कौन सी, वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से इस पूरे नेफ्रॉन में देख रहे हैं, यहाँ से कौन सी छन के नहीं यूरिन छन करके कहाँ पहुंच जाता है, संग्राहक नलिका के माध्यम से मूत्राशय पहुंच जाता है। बाकी देखिए प्रोटीन विटामिन सब कुछ क्षमता है, लेकिन उसका फिर से क्या हो जाता है, अवशोषण। किसके द्वारा है, देखिए जो केशिका जाल इसके चारों तरफ फैला हुआ है, इसको अवशोषित करके फिर कहाँ मिला देता है, ब्लड में मिला देता है। इस तरह से देख रहे हैं मूत्र का निर्माण हो रहा है, उसके टोटल क्या चरण है, 3 चरण। पहला कौन सा होगा, प्रानिस्यंदन, मतलब जो फिल्टर जो होगा प्रानिस्यंदन उसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रानिस्यंदन। फिर कौन सा हुआ, चयनात्मक पुनर्अवशोषण,
लेकिन जो छन गया था उसको फिर से क्या किया गया, अवशोषित किया गया ना, जो प्रोटीन विटामिन, ठीक है, जो कुछ भी छना हुआ था उसको क्या किया गया है, अवशोषित किया गया। तीसरा कौन सी है, श्रावण, फिर उसको अवशोषित करके फिर उसको श्रावित करके कहाँ भेज दिया गया है, संग्राहक नलिका के माध्यम से मूत्राशय में इसको भेज दिया गया है, ठीक है। इस तरह से एक देखिए कौन सी है, एक वृक्काणु या फिर बोल दीजिए एक नेफ्रॉन की संरचना है। इस तरह से ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। यहाँ से हम लोग का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, खत्म।